हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज चूज द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम लास्ट क्लासेस में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के एमसीक्यूज़ पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोग 75 जो है देख चुके हैं। अब नेक्स्ट 25 जो है हम आज की क्लास में इसको कवर करेंगे। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये सीरीज़ कैसी लग रही है ये ज़रूर बताइए। पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए, और कौन से आप टॉपिक्स देखना चाहते हैं जल्दी बताइए, मैं उसको भी दोबारा से शुरू करने वाली हूँ। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। जाने से पहले अगर क्लास को पसंद आए तो क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है, विच इंटरवेंशन टारगेट्स जॉइंट अटेंशन मोस्ट डायरेक्टली। नीचे दिए गए जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा ऑप्शन जो है जॉइंट अटेंशन को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, यानी इम्प्रूव करता है या इंटरवेंशन में काम आता है। ए, डिस्ट्रिक्ट ट्रायल टीचिंग, बी, पिवोटल रिस्पॉन्स ट्रीटमेंट, सी, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, डी, फोनोलॉजिकल थेरेपी। यहाँ करेक्ट आंसर अगर हम ढूंढें तो सबसे पहले हम लोग गलत वाले को कट करते चले जाते हैं। सबसे पहले हमारा फोनोलॉजी सबसे इजी है, नाम में ही है फोनोलॉजी, यानी हमारे फोनिम्स पे काम करता है कि किस तरीके से वर्ड्स को प्रोनाउंस करना है। उसके बाद हमारा सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, वो हमारे सेंसरी इश्यूज़ पे काम करती है। हम बच जाता है हमारे पास ए और बी। हमारे पास जो डीटीटी है वो हमारी नई स्किल्स को सिखाने के लिए जो है काम करता है, तो पर्टिकुलर हमारा जॉइंट अटेंशन पे काम नहीं करता है। तो हमारा बच जाता है लास्ट, पिवोटल रिस्पॉन्स ट्रीटमेंट। हमें गलत चीज़ें करते करते करेक्ट आंसर तो मिल गया, लेकिन होता क्या है पिवोटल रिस्पॉन्स ट्रीटमेंट? पिवोटल रिस्पॉन्स जो ट्रीटमेंट है वो है आपका नेचुरल टीचिंग मेथड, यानी नेचुरल इन्वायरमेंट में बच्चों को टीच करना। और यहाँ पर प्लेवे मेथड के थ्रू जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है एक नेचुरल इन्वायरमेंट में। अब जब प्ले बच्चों को सिखा रहे हैं तो उसमें ये रहता है कि बच्चा गेम खेले, सामने वाले के सोशल जो है चीज़ों को सुने, उसका जवाब दे, इंटरेक्ट करे। तो वहीं से जो है बच्चों का जॉइंट अटेंशन इम्प्रूव होता है। कह सकते हैं कंपोनेंट में भी, अगर पिवोटल रिस्पॉन्स ट्रेनिंग की हम बात करें तो एक कंपोनेंट में भी आता है कि किस पे काम करता है, जॉइंट अटेंशन पे करता है। अगर पढ़ा हो तो आपके लिए आंसर देना ज़्यादा इजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्लासरूम डिमांड्स इज मोस्ट लाइकली टू ओवरलोड एन ASD लर्नर। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन ऐसा है जो ASD बच्चों को क्लासरूम में ओवरलोड कर सकती है? ऑप्शन है ए, क्लियर रिटन इंस्ट्रक्शन, बी, मल्टी स्टेप वर्बल कमांड्स, सी, प्रिडिक्टेबल रूटीन, डी, विजुअल टाइम टेबल। तो सबसे पहले हम बच्चों को विजुअल जब टाइम टेबल देते हैं तो बच्चों का ओवरऑल नहीं होता है, वो परेशान नहीं होते हैं। फिर आ जाते हैं हमारा सी, प्रिडिक्टेबल रूटीन। हम बच्चों को ऑलरेडी विजुअल शेड्यूल प्रोवाइड करते हैं, यानी शेड्यूल भी, टाइम टेबल भी उनका हो गया, और साथ ही साथ प्रिडिक्टेबल होता है रूटीन कि अब आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो वो एक टीचिंग टेक्निक है रूटीन को सिखाने की, तो बिल्कुल भी और बहुत अच्छी इफेक्टिव टेक्निक है। तो वो बच्चे ओवरलोड नहीं होते हैं, उससे परेशान नहीं होते। ए हमारा क्लियर रिटन इंस्ट्रक्शन, जब हम कोई भी रिटन इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, अब टाइम टेबल की बात कर लूँ या विजुअल शेड्यूल की बात कर लूँ, वो एक तरीके का रिटन इंस्ट्रक्शन ही है, और जब वो क्लियर है, उनको समझ में आ रहा है, तो ओवरलोड नहीं होते। ओवरलोड कब होते हैं? जब उनको वर्बल कमांड्स दी जाती हैं, क्योंकि उनकी लर्निंग कैसी है, विजुअल है, और वही कमांड बार बार दिए जा रहे हैं, उनको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है। तो वहाँ जाके जो है कह सकते हैं कि बच्चे परेशान होते हैं, उनको एंग्जाइटी जो है वो नज़र आती है, उनकी ओवरलोड होते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होता है बी, मल्टी स्टेप वर्बल कमांड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच असेसमेंट फोकस ऑन सोशल रेसिप्रोसिटी थ्रू सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरेक्शन। आपको बताना है नीचे दिए गए जो टूल्स हैं उनमें से कौन सा टूल जो है सोशल इंटरेक्शन का जो है असेसमेंट करता है। ए, ईसा, बी, एमचेट-RF, सी, एडोस 2, डी, VSMS। यहाँ अगर फुल फॉर्म बच्चों को पता है तो थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होगी आपका सी और डी में। ए और बी ऑलरेडी हमारे गलत है। ए हमारा जो है ईसा आपका डायग्नोस्टिक टूल है और ऑटिज़म को डायग्नोस करने का। बी हमारा जो है स्क्रीनिंग टूल है ऑटिज़म को डायग्नोस करने का। अब यहाँ पे जो हमारा डी है, हमारा विनलैंड सोशल मैच्योरिटी स्केल, इसमें भी सोशल वर्ड आ रहा है तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर है। और डी हमेशा अधिकतर अगर फुल फॉर्म है तो बच्चे गलत करेंगे, लेकिन यहाँ मैं बता दूँ करेक्ट आंसर हमारा सी है, एडोस जो है आपका ऑटिज़म डायग्नोस्टिक ऑब्जर्वेशन स्केल 2। यहाँ पर जो है ये करेक्ट क्यों है और विनलैंड जो है
गलत क्यों है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को बच्चों का जो है सोशल इंटरेक्शन चेक करना है। सोशल इंटरेक्शन जो है ऑब्जर्वेशन, एडोल्ट्स के अंदर बहुत सारी प्ले वे एक्टिविटीज़ हैं, उसको बच्चा करता है और टीचर जो है या जो भी ऑब्जर्वर है वो चेक करता है कि बच्चा किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से बिहेव कर रहा है, किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है। इसलिए वहाँ पर करेक्ट आंसर जो है एडोस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिइंफोर्समेंट इज मोस्ट नेचुरलिस्टिक फॉर ASD लर्नर्स। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है ASD बच्चों के लिए रिइंफोर्समेंट नेचुरलिस्टिक रिइंफोर्समेंट है। ऑप्शन है A इडेबल्स, B टोकन इकोनॉमी, C एक्टिविटी बेस्ड रिइंफोर्समेंट, D डिले टेनिजिबल रिवॉर्ड। यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे के लिए रियल बेस्ड जो रिइंफोर्समेंट है वो है एक्टिविटी बेस्ड रिइंफोर्समेंट, यानी हमारा करेक्ट आंसर है C। अब रीज़न क्या है इसका, हम चाहे बच्चे को कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं तो एक्टिविटी करवाते वक्त आप कोई टोकन दें या कोई खाने की चीज़ प्रोवाइड करें, तो उस दौरान बच्चे को वो चीज़ समझ में नहीं आती है, तो उसको वो समझ में नहीं आता कि रिइंफोर्समेंट मुझे क्यों मिला, क्या है, जब तक उसी चीज़ से रिलेट नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ एक्टिविटी रिइंफोर्समेंट हम लोग यूज़ करते हैं। बच्चा जो भी एक्टिविटी करना चाहता है या जो भी हम चीज़ सिखा रहे हैं उस दौरान वही एक्टिविटी उसे पूरी तरीके से करने देते हैं। जब वो थोड़ा सा भी उसे करेक्ट करता है तो वहाँ हम लोग जो कह सकते हैं एक्टिविटी बेस्ड रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो उससे वो चीज़ समझ में आती है कि मैंने ये काम सही किया है तो इसलिए मुझे यही एक्टिविटी करने के लिए पूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ़िकल्टी शिफ्टिंग अटेंशन बिटवीन टास्क रिफ्लेक्ट्स इम्पेयरमेंट इन। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी वजह से जो है ऑटिज़म बच्चों में एक काम से दूसरे काम पे शिफ्ट होने पे जो है कठिनाई होती है या वो प्रॉपर अटेंशन जो है नहीं दे पाते दूसरे काम पे। A वर्किंग मेमोरी, B कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, C रिस्पॉन्स इनहैबिटेशन, D ऑडिटरी प्रोसेसिंग। करेक्ट आंसर है यहाँ पर कि बच्चे में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि वो एक काम से दूसरे काम में जो है शिफ्ट हो सके। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या है, B कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट अबाउट सेंसरी इशू इन ASD इज मोस्ट एक्यूरेट। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन या जो स्टेटमेंट दे रखी है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ऑटिज्म बच्चों को लेकर, सेंसरी इशू को लेकर। A दे आर बिहेवियर प्रॉब्लम ओनली, B दे आर attention seeking acts, C they disappear with age, D they result from atypical sensory processing। सेंसरी इशू की बात कर रहे हैं तो अटेंशन सीकिंग एक्ट्स बिल्कुल नहीं है। ये हमारे बच्चों में जो है सेंसरी इश्यूज़ प्रॉब्लम होती हैं जिसकी वजह से बहुत सारे बिहेवियर प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं। ना ही ये अटेंशन के लिए है, ना सिर्फ ये एक बिहेवियर प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल सेंसरी इश्यूज़ हैं और ना ही ये एज के साथ डिसअपियर होता है, ख़त्म हो जाता है। जब तक सेंसरी इश्यूज़ हैं, बच्चे के सेंसरी इशू हैं तो सेंसरी बिहेवियर प्रॉब्लम भी नज़र आएंगी। तो करेक्ट आंसर हमारा होता है D द रिजल्ट फ्रॉम अटिपिकल सेंसरी प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पेडागोजिकल एरर्स मोस्ट हिंडर्स जनरलाइजेशन इन ASD। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो बच्चों के अंदर, ये ASD बच्चों के अंदर जनरलाइजेशन करने में जो है बाधा डालता है। A ओवर टीचिंग इन वन सेटिंग, B टीचिंग इन मल्टीपल कॉन्टेक्ट्स, C यूजिंग वेरिड मटेरियल, D नेचुरल रिइंफोर्समेंट। सिंपल सा है, जब हम बच्चों को जनरलाइजेशन सिखा रहे, जनरलाइजेशन क्या होता है कि एक चीज़ को डिफरेंट इन्वायरमेंट में यूज़ करना। अब बच्चों को जब हम डिफरेंट इन्वायरमेंट में नहीं सिखाएंगे या डिफरेंट मटेरियल के साथ नहीं सिखाएंगे तो वो बच्चा कैसे सीखेगा। तो यहाँ पे मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट ठीक है, टीचिंग इन मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट हम डिफरेंट मटेरियल पे सिखाएंगे और नेचुरल रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना भी हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा गलत क्या है या बैरियर का क्या काम करेगा जनरलाइजेशन में, जब हम एक ही सेटिंग में सिखा रहे हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है, A ओवर टीचिंग इन वन सेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लैंग्वेज फीचर इज लीस्ट एक्सपेक्टेड इन मिनिमल वर्बल ASD चिल्ड्रन। जो बच्चे कम बोलते हैं ASD के, उनमें कौन सी लैंग्वेज करेक्टरिस्टिक सबसे कम दिखाई देता है। A गेस्चुरल कम्युनिकेशन, B फंक्शनल रिक्वेस्टिंग, C कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स, D कॉन्टेक्स्ट बेस्ड वोकलाइजेशन। जो बच्चे बहुत कम बोलते हैं तो वो किसी ना किसी तरीके से अपनी बातों को पहुंचाने के लिए जो है कम्युनिकेशन, गेस्चुरल कम्युनिकेशन कर लेते हैं, अपनी चीज़ों को रिक्वेस्ट भी वो कर लेते हैं, साथ ही साथ किसी तरीके की उनकी वोकलाइजेशन भी होता रहता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स जो है वो निकालते रहते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स जो है वो सबसे कम करते हैं क्योंकि
वो कुछ वर्ड्स का यूज़ करेंगे अपनी बातों को, कुछ साउंड्स का यूज़ करेंगे अपनी बातों को पहुंचाने, लेकिन एक सेंटेंस नहीं बना पाते हैं। और उसके बाद वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो बिल्कुल भी नहीं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा जो होता है सी, कॉम्प्लेक्स सिंटेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मॉडल व्यू ऑटिज्म एज अ डिफरेंस रेदर देन अ डिसऑर्डर। नीचे दिए गए मॉडल में से कौन सा ये मॉडल है जो ऑटिज्म को डिसऑर्डर ना मान के डिफरेंस मानता है? ए, न्यूरोडाइवर्सिटी मॉडल, बी, डेफिसिट मॉडल, सी, मेडिकल मॉडल, डी, बिहेवियरिस्ट मॉडल। नाम में ही छुपा हुआ है न्यूरोडाइवर्सिटी मॉडल, यानी हमारे ब्रेन जो है सबके अलग अलग तरीके से फंक्शंस करते हैं, अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो ऐसे ही ऑटिज़म भी जो है कोई डिसऑर्डर नहीं है, बस उनका जो ब्रेन है वो अलग तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो है न्यूरोडाइवर्सिटी मॉडल जो है वो ऑटिज़म को डिसऑर्डर नहीं मानती, वो मानती है कि उनका ब्रेन जो है अलग तरीके से फंक्शन करता है। तो करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आउटकम इंडिकेट्स इफेक्टिव इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर ASD स्टूडेंट्स। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है ASD बच्चों के लिए एक अच्छा या इफेक्टिव जो है इंक्लूसिव एजुकेशन का एग्जाम्पल हो सकता है? ऑप्शन है ए, सेम करिकुलम विदाउट मॉडिफिकेशन, बी, सोशल पार्टिसिपेशन विद सपोर्ट्स, सी, रिमूवल ऑफ ऑटिस्टिक ट्रेट्स, डी, फुल एकेडमिक पैरिटीज। ए हमारा गलत होता है, हम करिकुलम को मॉडिफिकेशन करते हैं बच्चों के अकॉर्डिंग, वही इंक्लूसिव का मॉडिफिकेशन कह सकते हैं कि एक कंपोनेंट है। और पार्टिसिपेशन विद सपोर्ट, बिल्कुल पार्टिसिपेशन जो है वो सपोर्ट जो है बिल्कुल होना चाहिए बच्चों के लिए, तो ये करेक्ट है। उसके बाद नीचे भी देख लेते हैं रिमूवल ऑफ ऑटिस्टिक ट्रेट, बच्चों के लक्षणों को हटाना वो पॉसिबल नहीं है, जो जैसा है इंक्लूसिव कहता है कि उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना। उसके बाद फुल एकेडमिक पैरिटीज़, बच्चों को एकेडमिक पे अधिकतर फोकस करना वो भी गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होता है? बी, सोशल पार्टिसिपेशन विद सपोर्ट, इंक्लूसिव को जो है सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टीचिंग एड्स बेस्ट सपोर्ट कॉम्प्रीहेंशन इन ASD लर्नर्स। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी टीचिंग एड्स जो है वो बच्चों को कॉम्प्रीहेंशन को समझने में हेल्प करेंगे, या कह सकते हैं लंबे लंबे हम लोग जो एक्सप्लेनेशन देते हैं या बातें करते हैं उनको समझने में हेल्प करेंगे? ए, लेंथी वर्बल एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल नहीं, बच्चों को हम लोग वर्बल एक्सप्लेनेशन वैसे ही नहीं समझ में आते, उसके बाद लेंथी हम कर देंगे, बिल्कुल नहीं। बी, एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स, बिल्कुल नहीं, गलत है ये, क्योंकि बच्चों को एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। हम लोग कोशिश करते हैं अधिक से ज़्यादा जो है कंक्रीट चीज़ें प्रोवाइड करें। सी, कंक्रीट विजुअल सपोर्ट, बिल्कुल अभी जैसे मैंने बोला कंक्रीट देना, ये ठीक है। आगे भी बढ़ जाते हैं, एक बार देख लेते हैं। लास्ट है इसका डी, पीयर ओनली इंस्ट्रक्शन, तो ये भी बिल्कुल गलत है। सिर्फ पीयर्स उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे और बच्चा समझ जाएगा तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों को दूसरों से इंटरेक्ट करने में, इंस्ट्रक्शन जो है समझने में किसी से भी प्रॉब्लम होती है, चाहे टीचर है चाहे पीयर्स है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? सी, कंक्रीट विजुअल सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बिहेवियर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल कम्युनिकेशन रिप्लेसमेंट। यहाँ पर जो नीचे दिए गए ऑप्शन है उनमें से कौन सा ऑप्शन जो है आपका एग्जाम्पल है फंक्शनल कम्युनिकेशन रिप्लेसमेंट का? ऑप्शन है ए, स्क्रीमिंग इंस्टेंट ऑफ स्पीकिंग, बी, पॉइंटिंग इंस्टेंट ऑफ हिटिंग, सी, इग्नोरिंग डिमांड्स, डी, विड्रॉल फ्रॉम टास्क। यहाँ आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है कम्युनिकेशन का है। तो फंक्शनल कम्युनिकेशन की बात हो रही है कि आपको रिप्लेसमेंट तो हो ही रही है, स्क्रीमिंग की जगह आपका चीखना चिल्लाना, वो आपका कम्युनिकेशन नहीं है। पॉइंटिंग, बिल्कुल आपका पॉइंटिंग जो है कह सकती हूँ ये एग्जाम्पल करेक्ट हो सकता है, मारने की बजाय किसी चीज़ को पॉइंट करना, ये बिल्कुल हमारा बी हो सकता है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, एक बार देख लेते हैं। इग्नोर डिमांड्स, डिमांड को इग्नोर करना, ये भी किसी तरीके का कम्युनिकेशन नहीं है। या विड्रॉल फ्रॉम टास्क, किसी टास्क को छोड़ देना, ये भी कोई कम्युनिकेशन नहीं है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? पॉइंटिंग इंस्टेंट ऑफ हिटिंग, या आपको मारने की बजाय जो है किसी चीज़ को पॉइंट करना। पॉइंटिंग ऑलरेडी कम्युनिकेशन करने का एक जरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रिंसिपल इज सेंट्रल टू यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग फॉर ASD। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है ASD के लिए जो है यूनिवर्सल डिज़ाइन लर्निंग का कंपोनेंट या सिद्धांत है? ए, वन मेथड फिट्स ऑल, बी, यूनिफॉर्म असेसमेंट, सी, स्ट्रिक्ट स्टैंडर्डाइजेशन, डी, मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर UDL जो है सभी को लेकर चलता है, स्पेसिफिक किसी डिसेबिलिटी की बात नहीं करता है। तो यहाँ पे ASD थोड़ा सा कन्फ्यूज़न के लिए दिया गया है। तो सिंपल सा यहाँ पे जो है UDL का आपका डायरेक्ट जो है आपका प्रिंसिपल दे रखा है, तो करेक्ट आंसर हमारा वही होता है डी, मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डेफिसिट मोस्ट कंट्रीब्यूट्स टू डिफिकल्टी इन प्रिटेंड प्ले इन ASD। ASD बच्चों में प्रिटेंड प्ले की कमी होती है, लैकिंग होती है, वो किस वजह से होती है वो आपको बताना है। A मोटर प्लानिंग डेफिसिट, B इम्पेयर्ड सिम्बॉलिक थिंकिंग, C लैंग्वेज आर्टिकुलेशन डेफिसिट, D सेंसरी डिफेंसिवनेस। यहाँ पर जो है अगर आपको सारी चीज़ों का मीनिंग पता है और आपको प्रिटेंड प्ले का मीनिंग पता है, समझ है उसकी, तो आप क्वेश्चन कोई भी घुमा कर दे दे तो आपको बहुत इजीली आपको समझ आ जाना चाहिए, आंसर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो सिंपल सी बात है प्रिटेंड प्ले की हो रही है, तो मोटर प्लानिंग की कोई बात ही नहीं है। प्रिटेंड कहाँ से हो रहा है? ब्रेन से हो रहा है हमारा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ना लैंग्वेज की दिक्कत आ रही है, ना सेंसरी इश्यूज़ है, ना मोटर इशू है। क्या है हमारा? सिंबॉलिक थिंकिंग। हमारा ब्रेन जो है सिंबल नहीं बना पा रहा है उसको लेकर, तो इसलिए जो है बच्चों में प्रिटेंड प्ले की लैकिंग होती है। तो करेक्ट आंसर हमारा सिंपल सा क्या है? बी इम्पेयर्ड सिंबॉलिक थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोफेशनल प्राइमरी डिज़ाइन सेंसरी डाइट फॉर ASD लर्नर। कौन सा प्रोफेशनल जो है बच्चे की सेंसरी डाइट जो है डिज़ाइन करेगा? A ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, B स्पेशल एजुकेटर, C सेंसरी थेरेपिस्ट, D क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। यहाँ पर सेंसरी डाइट की बात हो रही है, तो सेंसरी जो पार्ट हमारा यहाँ इंडिया में जो करते हैं, काम करते हैं सेंसरी पे, वो है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। तो उनकी जो सेंसरी डाइट भी है वो कौन प्लान करेगा? वो भी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट करेंगे। सेंसरी डाइट होती क्या है, एक ये चीज़ क्लियर कर लीजिए, कोई खाने की चीज़ नहीं है। बच्चों की सेंसरी नीड को पूरा करने के लिए सेंसरी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, उसको कहते हैं सेंसरी डाइट। तो वो हमारा कौन प्लान करेगा? ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। करेक्ट आंसर क्या है? A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डेफिसिट मोस्ट एक्सप्लेन डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग सरकेज़म इन ASD लर्नर्स। ASD बच्चों के अंदर जो है वो हमारे जो जोक्स हैं या कोई कमेंटिंग है वो समझने में जो है डिफ़िकल्टी होती है। तो वो किस रीज़न से होती है वो यहाँ पर आपको बताना है। A प्रैग्मेटिक लैंग्वेज इम्पेयरमेंट, B फोनोलॉजिकल डेफिसिट, C ऑडिटरी मेमोरी डेफिसिट, D एक्सप्रेसिव वोकेबलरी डिले। करेक्ट आंसर हमारा क्या है? ए प्रैग्मेटिक लैंग्वेज इम्पेयरमेंट। प्रैग्मेटिक लैंग्वेज में हमारा जो है बच्चों की सोशल रूल जो है वो इम्पेयर होते हैं कि कब कहाँ क्या कहना चाहिए, कितना कहना चाहिए, कितना कोई कह रहा है तो उसको समझने की जो है अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो बच्चों में इम्पेयरमेंट होती है, जिसकी वजह से बच्चे जोक्स या कोई कमेंट कर रहा है तो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटरवेंशन प्रिंसिपल एम्फसाइजेस चाइल्ड मोटिवेशन एंड चॉइस इन ASD। यहाँ पर आपको बताना है कि बच्चों को मोटिवेशन देने के लिए जो है नीचे दिए गए ऑप्शन में सबसे अच्छा इंटरवेंशन या टेक्निक या मेथड कौन सा है? A पिवोटल रिस्पॉन्स ट्रीटमेंट, B एररलेस लर्निंग, C टास्क एनालिसिस, D मेस्ड प्रैक्टिस। जैसे कि पहले भी मैं बात कर चुकी हूँ, यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर बता दूँ पहले कि पिवोटल रिस्पॉन्स ट्रीटमेंट है। इन सभी टेक्निक के बारे में हम ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं पहले क्लासेस में, तो इसलिए मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ। पिवोटल का भी अभी लास्ट में मैंने बताया है, ये एक नेचुरलिस्टिक जो है टीचिंग मेथड है, जिसमें एक नेचुरल इन्वायरमेंट में बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्लेवे मेथड के थ्रू जो रियल TLM है उनके थ्रू ही बच्चों को वर्क केयर करवाया जाता है। तो वहाँ बच्चों को खुद से जो है बच्चों को प्लेस दिए जाते हैं, खुद से कोशिश करवाई जाती है कि वो लोगों से इंटरेक्ट कर सके, बात कर सके और मोटिवेट किया जाता है। तो यहाँ इसके पिवोटल रिस्पॉन्स ट्रेनिंग जो बहुत अच्छा मेथड है बच्चों को सोशल इंटरेक्ट कराने के लिए, बच्चों को मोटिवेट कराने के लिए, बच्चों के अंदर इनिशिएशन लाने के लिए, खुद से वो आगे बढ़कर जो है किसी टास्क को करे। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे इसलिए ए पिवोटल रिस्पॉन्स ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फीचर इज़ नॉट कंसीडर्ड पार्ट ऑफ द DSM-5 कोर क्राइटेरिया फॉर ASD। आपको बताना है DSM-5 क्राइटेरिया में ASD का जो क्राइटेरिया है उसमें नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो शामिल नहीं है? A डेफिसिट इन सोशल कम्युनिकेशन, B रिस्ट्रिक्टेड रिपीटेटिव बिहेवियर, C इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, D सेंसरी प्रोसेसिंग डिफरेंशिएशन। तो इसमें करेक्ट आंसर है कि बच्चों में सोशल कम्युनिकेशन की भी डेफिसिट होती है, रिपीटेटिव बिहेवियर भी देखा जाता है और सेंसरी प्रोसेसिंग डिफरेंशिएशन भी दिखाई देते हैं, और ये सारे क्राइटेरिया भी जो है DSM-5 में ऑलरेडी गिवन है। हमारे पास जो रह जाता है हमारा C इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जो DSM-5 में ASD के अंदर जो है क्राइटेरिया नहीं है। तो करेक्ट आंसर होता है C इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एजुकेशनल स्ट्रेटेजीज बेस्ट प्रमोट चैनलाइजेशन ऑफ लर्न स्किल इन ASD। ये ऑलरेडी मैं क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, लेकिन ऑप्शन जो है डिफरेंट है इसमें, तो चलिए यहाँ पे छोड़ा मैंने। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैरेक्टरिस्टिक मोस्ट डिफरेंशिएट्स हाई फंक्शनिंग ASD फ्रॉम टिपिकल डेवलपमेंट। हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म बच्चों को क्या डिफरेंशिएट करता है टिपिकल डेवलपमेंट से? ए एवरेज और अबव इंटेलिजेंस, बी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मेमोरी, सी अर्ली लैंग्वेज डेवलपमेंट, डी प्रेजेंस ऑफ प्रैग्मेटिक डेफिसिट। हाई फंक्शनिंग जो बच्चे होते हैं ऑटिज्म में, उनका सोशल जो है प्रेजेंस होता है, कम्युनिकेशन प्रेजेंस होता है, लेकिन ये बच्चे जो है सोशल रूल जो है उनमें इम्पेयरमेंट होते हैं। तो जिस वजह से आप कह सकते हैं कि इसमें अगर ये बात बोलूँ तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर करेक्ट होता है डी प्रेजेंस ऑफ प्रैग्मेटिक डेफिसिट, यानी बच्चों में सोशल रूल की जो है इम्पेयरमेंट होती है, कहाँ बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, तो ये चीज़ें उनमें समझ जो है डेफिसिट होती है। कह सकते हैं यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होता है डी प्रेजेंस ऑफ प्रैग्मेटिक डेफिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बिहेवियर बेस्ट रिप्रेजेंट मास्किंग इन ASD एडोलसेंट्स। यहाँ आपको बताना है जो ASD बच्चे होते हैं एडोलसेंट एज वाले, वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को छुपाने के लिए कुछ मास्क वगैरह जो है लगाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? छुपाने के लिए क्या करते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट, बी एंगेजिंग इन रिपीटेटिव प्ले, सी प्रेफरिंग आइसोलेशन, डी इमिटेटिंग पीयर्स टू अपीयर टिपिकल। यहाँ पर एक कोई ये है कि हमारे इंडिया में बहुत कम केस देखे जाते हैं, लेकिन बाहर जो ASD के बहुत ज़्यादा केस हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे आपके डिफ्रेंशिएशन भी देखने को मिलता है। और वहाँ ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे बच्चे अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल भी कर लेते हैं। तो वो छुपाने के लिए अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करते हैं, वो सामने जो पीयर्स होते हैं उनकी ही सेम एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे सही करेक्ट आंसर जो है वो है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का विच क्लासरूम प्रैक्टिस में इंक्रीज स्टीरियोटाइप बिहेवियर इन ASD स्टूडेंट्स। कौन से क्लासरूम प्रैक्टिस के दौरान जो है स्टीरियोटाइप बिहेवियर इंक्रीज हो सकता है स्टूडेंट्स के अंदर? ऑप्शन है ए प्रिडिक्टेबल रूटीन्स, बी प्रोवाइडिंग सेंसरी ब्रेक्स, सी एक्सेसिव वेटिंग टाइम, डी क्लियर विजुअल एक्सपेक्टेशन। यहाँ करेक्ट आंसर होगा जब बच्चों को वेट करना पड़ता है, वो भी बहुत ज़्यादा जब वेट करना पड़े। ऑटिज़म बच्चों में वेटिंग जो है लैकिंग होती है, वेटिंग करना जो है उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। और यहाँ तो आपका स्पेसिफिक लिखा हुआ है एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा वेट करना। जब हम लोग कहीं वेट करते हैं तो हमारे भी अनयूजुअल बिहेवियर जो है निकल के आते हैं। तो जब उन बच्चों को भी जो है वेट करना पड़ता है तो उनको समझ में नहीं आता क्या करें, तब उस टाइम पे वो बच्चे जो है अनयूजुअल बिहेवियर या आपका स्टीरियोटाइप रिपीटेटिव बिहेवियर शो करते हैं। यहाँ करेक्ट आंसर क्या है? सी एक्सेसिव वेटिंग टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग फिगरेटिव लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स वीकनेस इन। यहाँ बात हो रही है हमारी रूपक भाषा, फिगरेटिव लैंग्वेज को समझने में बच्चों को कठिनाई होती है, तो किसकी वजह से होती है? क्या बच्चों में डिफ़िकल्टी होती है या प्रोसेस सही नहीं होता किसकी वजह से? जिसकी वजह से बच्चों में आपका लैंग्वेज में कमी होती है या लैकिंग देखने को मिलती है। ए सिगमेंटिक प्रोसेसिंग, बी लिटरल थिंकिंग, सी मोटर प्लानिंग, डी विजुअल परसेप्शन। सबसे पहला ऑप्शन है सिमेंटिक प्रोसेसिंग, जिसका मतलब होता है अर्थ समझना। अब यहाँ ASD बच्चे जो है वो अर्थ तो चीज़ों का वर्ड का समझ लेते हैं, लेकिन हमारे जो ये भाषा होती है आपका रूपक भाषा का मतलब होता है किसी भी छुपे सेंटेंस बोल रहे हो उसके छुपे हुआ जो मीनिंग होता है पीछे उसको समझना। तो लाइक जैसे मुहावरे, तो यहाँ पे बच्चों को शब्द के अर्थ पता होते हैं लेकिन पीछे जो छुपे हुए मीनिंग वो नहीं समझ पाते, तो ये सिमेंटिक में नहीं आता है। से नेक्स्ट बात करें हम तो मोटर प्लानिंग भी आपका ये नहीं होगा। जो रूपा भाषा से उसका मुहावरे की अगर मैं एग्जांपल लेकर चल रही हूँ तो मोटर प्लानिंग का उससे क्या लेना देना, तो वो भी नहीं है। डी विजुअल परसेप्शन में नहीं है, क्योंकि विजुअल जो दिख रहा है वो नहीं, हम तो बोलने की बात कर रहे हैं कि जो सेंटेंसेस होते हैं उसके पीछे छुपे हुए मीनिंग को समझना। यहाँ विजुअल परसेप्शन ही जो दिख रहा है वो बच्चा रिसीव कर रहा है। तो करेक्ट आंसर बच जाता है हमारे पास लिटरल थिंकिंग। लिटरल थिंकिंग जो है कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करती है चीज़ों को समझने में। जो आप बोल रहे हो उसके पीछे उसका मीनिंग क्या है, उसको बोलने का वे क्या है, तो उसको समझने में हेल्प करती है। तो यहाँ हमारा
करेक्ट आंसर क्या है? लिटरल थिंकिंग, शाब्दिक सोच, शब्द को समझना और उसके पीछे छुपे हुए भावों को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटरवेंशन अप्रोच फोकसेस ऑन मॉडिफाइंग एंसीडेंट्स रेदर देन कॉन्सिक्वेंस। नीचे दिए गए ऑप्शन में से ऐसे कौन सा ऑप्शन है या कौन सी अप्रोच है जो फोकस करती है एंसीडेंट पे, यानी बिहेवियर से पहले घटे हुए घटने की घटना पर बजाय कि परिणाम पे या रिजल्ट पे। ऑप्शन है ए पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट, बी पनिशमेंट बेस्ड इंटरवेंशन, सी रिस्पॉन्स कॉस्ट और डी ओवर करेक्शन। यहाँ पर सीधा सा है, पनिशमेंट भी गलत करने के बाद दी जाती है, वो गलत है। रिस्पॉन्स कॉस्ट भी जब रिस्पॉन्स आएगा देन उसको जो है जो भी रिस्पॉन्स कॉस्ट उसको प्रोवाइड किया जाता है। ओवर करेक्शन भी जब बच्चा आपका बिहेवियर कर देगा देन उसे ओवर करेक्ट किया जाता है। तो सही आंसर यहाँ पे बच जाता है हमारे पास ए पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट, कि बच्चे को कोई भी बिहेवियर करने से पहले उसके अंदर मोटिवेशन प्रोवाइड करना या उसे पॉजिटिव देना कि वो ये काम कर सकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होता है? ए पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, टीच अप्रोच में इंडिपेंडेंट वर्क सिस्टम का क्या मुख्य उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है? ए टास्क स्पीड को बढ़ाना, बी एडल्ट डिपेंडेंसी बढ़ाना, सी एकेडमिक एक्यूरेसी को सुधारना, डी सेल्फ इनिशिएशन व प्रेडिक्टेबिलिटी को इंक्रीज करना। टीच के अंदर वर्क सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है ताकि बच्चा इंडिपेंडेंट वर्क कर सके, साथ ही इंडिपेंडेंट वर्क करने के लिए ज़रूरी है कि वो खुद से आगे बढ़ के इनिशिएशन लेकर कोई भी टास्क को करे, और साथ ही साथ प्रेडिक्टेबिलिटी को जो है इंक्रीज़ करना। तो कह सकते हैं यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है हमारा डी सेल्फ इनिशिएशन व प्रेडिक्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करना। यहाँ एसडी के 100 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। होपफुली आपको सभी जो सीरीज़ है, मैंने जितने भी अभी तक डिसेबिलिटी के 100 क्वेश्चंस जो लेकर आई हूँ पसंद आई होगी। उनमें से सबसे ज़्यादा कौन सी अच्छी लगी और आप आगे कौन सी डिसेबिलिटी के बारे में जानना चाहते हैं उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज की क्लास कैसी लगी, पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही कोई क्वेरीज हो या आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो भी कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की। जाने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई अपडेट के साथ। नमस्ते, शुक्रिया।